जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि जो पेड़ पौधे प्लांट्स होते हैं वो दिन के समय क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और रात के समय CO2 रिलीज करते हैं हम लोगों की तरह। तो ऐसा वो क्यों करते हैं, आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो हेलो एवरीवन, मैं सौरभ पांडे आप सबका वेलकम करता हूँ रिस्पिरेशन के इस सेकेंड लेक्चर में। तो चलिए देखते हैं रिस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो जैसा कि रिस्पिरेशन में क्या हो रहा था, ग्लूकोज को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करके एनर्जी बनाया जा रहा था और वेस्ट में क्या निकल रहा था, CO2 और H2O। जैसे ये रिएक्शन है C6H2 और ग्लूकोज 6O2, इसको ऑक्सीडाइज किया जा रहा था तो 6CO2 वेस्ट में, 6H2O वेस्ट में और एनर्जी निकल जा रहा था। तो ये देखा जाएगा जो 6O2 है ये प्लांट को मिल कहाँ से रहा है और ये 6CO2 है ये प्लांट इसको भेज कहाँ पे रहा है। तो लिखा है ड्यूरिंग रिस्पिरेशन प्लांट ऑब्टेन O2 फ्रॉम और एटमॉस्फेयर। प्लांट को O2 कहाँ से मिल रहा है, एटमॉस्फेयर से, एंड रिलीज CO2। और जो CO2 वेस्ट में निकल रहा है उसको भी प्लांट क्या कर रहा है, एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दे रहा है। द एक्सचेंज ऑफ गैस अगर थ्रू द माइन्यूट पोर कॉल्ड स्टोमेटा। तो ये जो गैस का एक्सचेंज हो रहा है, CO2 अंदर आ रहा है और CO2 बाहर जा रहा है और O2 अंदर आ रहा है, तो ये किसके थ्रू हो रहा है, स्टोमेटा के थ्रू। स्टोमेटा क्या है, माइन्यूट पोर। स्टोमेटा के बारे में ऑलरेडी हम लोग ने डीपली स्टडी कर रखी है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है कि जैसे हम लोग के पास ब्रीथिंग, पूरा ब्रीथ करने के लिए पूरा एक सिस्टम होता है, रिस्पिरेटरी सिस्टम, नाक होता है, तो वैसे पेड़ पौधे में ऐसा कुछ क्यों नहीं होता है। तो इसका आंसर ये है कि पेड़ पौधों का एक एक सेल अपना केयर खुद कर सकता है। जैसे पेड़ पौधों में इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ज्यादा होता है जिसकी वजह से पेड़ पौधों का एक एक सेल डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है एयर के। और जब वो डायरेक्ट कांटेक्ट में एयर के होता है तो जो उसके अंदर रिस्पिरेशन होता है सेल के अंदर, एक एक सेल में रिस्पिरेशन होता है और रिस्पिरेशन के वेस्ट में क्या निकलता है, CO2 निकलता है। तो वो CO2 को क्या करेगा, एक एक सेल अपने आप डिफ्यूजन के थ्रू एयर इन्वायरमेंट छोड़ देगा, एयर में छोड़ देगा और एटमोस्फेयर से O2 अंदर ले लेगा। तो एक एक सेल अपना खुद का टेक केयर कर सकता है, कर लेता है। क्यों, क्योंकि लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस है और एक एक से डायरेक्ट कांटेक्ट है एयर के, इसीलिए पेड़ पौधों में क्या होता है, रिस्पिरेटरी सिस्टम एक नहीं प्रेजेंट होता है। तो यहीं पे लिखा है द लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस विच आर प्रेजेंट थ्रू आउट द प्लांट ensure that all cells are in contact with air, CO2 and O2 are exchanged by diffusion. The direction of diffusion depend upon the environmental condition and requirement of the plant. अभी तो डिफ्यूजन का, पहले तो समझिए डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है। जैसे दो बाल्टी लीजिए, एक बाल्टी में पानी ज्यादा और एक बाल्टी में पानी कम, दोनों को पाइप से कनेक्ट कर दीजिए तो पानी का मूवमेंट क्या होगा, हाई वाले जिसमें पानी का कंसंट्रेशन ज्यादा है उसमें से, जिसमें से पानी का कंसंट्रेशन कम है, पानी का मूवमेंट होगा। तो ऐसे ही होता है डिफ्यूजन, जो गैसियस का होता है, गैसेस का होता है। तो डिफ्यूजन में भी क्या होता है, गैसेस का मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है, इसी को बोलते हैं डिफ्यूजन। तो जो डिफ्यूजन है वो क्या करता है, किस पे डिपेंड करता है, इन्वायरमेंटल कंडीशन पे। कैसे, अगर इन्वायरमेंट में O2 कंसंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू प्लांट, तभी O2 बाहर से अंदर आएगा। अगर ऐसा नहीं है तो डिफ्यूजन होगा ही नहीं। अगर CO2 की कंसंट्रेशन पेड़ पौधों के अंदर ज्यादा है एज कंपेयर टू इन्वायरमेंट या एटमॉस्फेयर, तभी CO2 बाहर जा पाएगा। समझ में आया। एनसीईआरटी का ये दो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, दिन की समय में सनलाइट उपस्थित रहता है, सनलाइट प्रेजेंस होता है। जब सनलाइट प्रेजेंस होता है तो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है। फोटोसिंथेसिस में दो चीज की रिक्वायरमेंट है, CO2 और H2O, और सनलाइट की भी। तो CO2 और H2O और सनलाइट के प्रेजेंस में क्या किया जाता है, क्लोरोफिल के अंदर रिएक्शन करा के ग्लूकोज बना दिया जाता है। और फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में वेस्ट में क्या निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है। क्या निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है। तो ये फोटोसिंथेसिस का रिक्वायरमेंट याद रखिए, CO2 और H2O और सनलाइट। और वेस्ट में क्या निकलना है, ऑक्सीजन, ये याद रखिए। अब रिस्पिरेशन देखिए, रिस्पिरेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, ऑक्सीजन। और वेस्ट में क्या निकल रहा है रिस्पिरेशन के, CO2। तो जो फोटोसिंथेसिस का रिक्वायरमेंट है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, जो फोटोसिंथेसिस की रिक्वायरमेंट है CO2 और H2O, वो रिस्पिरेशन का वेस्ट है। जो रिस्पिरेशन की रिक्वायरमेंट है O2, वो फोटोसिंथेसिस का वेस्ट है। तो दिन के समय में क्या होता है, दिन के समय में फोटोसिंथेसिस के
फोटो दिन के समय में क्या होता है, रिस्पिरेशन जो होता है इसमें जो CO2 वेस्ट में निकलता है, इस CO2 को यूटिलाइज कर लिया जाता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। और बस जो ऑक्सीजन जो है, जो फोटोसिंथेसिस के वेस्ट में निकल रहा है, उस ऑक्सीजन को भी यहाँ पे यूटिलाइज किया जाता है, लेकिन फोटोसिंथेसिस दिन में बहुत ज़्यादा लार्ज पैमाने पे होता रहता है, जिसकी वजह से लार्ज स्केल में CO2 और O2 निकलता है वेस्ट में फोटोसिंथेसिस के, और उतना O2 रिस्पिरेशन में कंज्यूम नहीं हो पाता है, तो O2 को दिन के समय में बाहर रिलीज कर दिया जाता है। और CO2 जो यहाँ पे निकल रहा है, इसको पूरा CO2 को फोटोसिंथेसिस में यूज कर लिया जाता है। तो वही यहाँ पे लिखा है, ड्यूरिंग डे टाइम CO2 जनरेटेड ड्यूरिंग रिस्पिरेशन। ये एनसीईआरटी की लाइन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिन के समय में CO2 जो जनरेट हुआ रिस्पिरेशन में, उसको यूटिलाइज कर लिया जाता है फोटोसिंथेसिस में। ड्यूरिंग डे टाइम CO2 जनरेटेड ड्यूरिंग रिस्पिरेशन इज यूटिलाइज्ड बाय द plants for the process of photosynthesis. Thus, O2 release the major event at this time. O2 रिलीज होता है किसमें, दिन के समय में। अब रात के समय में क्या होता है, देखिए रात के समय में तो फोटोसिंथेसिस होगा नहीं, क्योंकि लाइट है नहीं। जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो ऑक्सीजन जो है वो रिलीज नहीं होगा वेस्ट में, तो लेकिन रिस्पिरेशन तो होगा, रिस्पिरेशन हमेशा होगा दिन या रात, क्योंकि प्लांट्स को एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमेशा होती है। सेल को जिंदा रखना है तो एनर्जी चाहिए ही चाहिए। तो उस समय क्या होगा, ऑक्सीजन तो निकल नहीं रहा फोटोसिंथेसिस में, लेकिन ऑक्सीजन चाहिए एनर्जी बनाने के लिए। तो उस समय पेड़ पौधे भी क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनटेक करने लगते हैं। जैसे हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो उस समय पेड़ पौधे, रात के समय पेड़ पौधे भी ऑक्सीजन अपने अंदर लेने लगते हैं। और जो रिस्पिरेशन जब करेंगे तो CO2 वेस्ट में निकलेगा, उस वेस्ट को फोटोसिंथेसिस तो हो नहीं रहा था, ये वेस्ट CO2 फोटोसिंथेसिस में कंज्यूम हो जा रहा था, लेकिन रात के समय तो फोटोसिंथेसिस होगा नहीं, तो ये CO2 को वो सब क्या करेंगे, हम लोग की तरफ बाहर रिलीज करने लगेंगे। मतलब रात के समय पेड़ पौधे ऑक्सीजन लेंगे, CO2 रिलीज करेंगे, जैसा कि हम लोग करते हैं। और दिन के समय ये सब क्या करेंगे, ऑक्सीजन रिलीज करेंगे, और CO2 नहीं रिलीज करेंगे, क्योंकि ये CO2 फोटोसिंथेसिस में कंज्यूम हो जाएगा। तो ये सब नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम। अब हम लोग देखते हैं रिस्पिरेशन इन एनिमल्स। तो यहाँ पे हम लोग मछली के बारे में देखेंगे, मछली गिल्स से कैसे सांस लेती है, कैसे रिस्पिरेशन करती है। तो देखिए पानी में जो जानवर रहते हैं, एक्वेटिक एनिमल जो होते हैं, वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन कैसे लेते हैं। हम लोग तो ऑक्सीजन जो, हम लोग टेरेस्ट्रियल एनिमल है, मतलब पानी में नहीं रहते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को एटमोस्फेयर से ले लेते हैं। एटमोस्फेयर में कौन सा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन तो है, लेकिन वो ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में है। लेकिन जो पानी में जो जानवर रहते हैं, वो गैसियस फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन को नहीं ले सकते, वो पानी में से ही ऑक्सीजन लेते हैं। पानी में भी ऑक्सीजन होता है, पानी में कौन सा, पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है, जैसे H2O। पानी किससे मिलकर बना, H2O, तो H2O, O तो है ना, पानी में जो ऑक्सीजन है वो डिजॉल्व फॉर्म में प्रेजेंट है। तो डिजॉल्व फॉर्म में जो ऑक्सीजन रहता है वो कम रहता है एज कम्पेयर टू गैसियस फॉर्म, जो कि एटमोस्फेयर में रहता है। तो इसीलिए एक्वेटिक एनिमल का ब्रीथिंग रेट ज़्यादा होता है। ध्यान दीजिएगा, एक्वेटिक एनिमल का ब्रीथिंग रेट ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि डिजॉल्व ऑक्सीजन जो पानी में है उसका मात्रा कम होता है, तो जल्दी जल्दी सांस लेंगे, जिसकी वजह से ज़्यादा ऑक्सीजन उनके अंदर जा पाए। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का तो ऑक्सीजन, हम लोग गैसियस फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन लेते हैं, जो कि सफिशियंट होता है, उसका क्वांटिटी लो नहीं होता है, इसीलिए हम लोग का ब्रीथिंग रेट मतलब ठीक ठाक नॉर्मल होता है। तो वही यहाँ पे लिखा है, टेरेस्ट्रियल एनिमल यूज द ऑक्सीजन अवेलेबल इन द एटमोस्फेयर। टेरेस्ट्रियल एनिमल क्या करते हैं, ऑक्सीजन को यूज करते हैं, एटमोस्फेयर से लेते हैं फॉर रिस्पिरेशन। बट द एनिमल दैट लिव इन वाटर, एनिमल डेट लिव इन वाटर नीड टू यूज द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। वो कौन से ऑक्सीजन को लेते हैं, जो पानी में डिजॉल्व होता है। हेंस द ब्रीथिंग रेट, इसीलिए हेंस द ब्रीथिंग रेट इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर देन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। तो ये लिखने के लिए भी आ जाता है कि ब्रीथिंग रेट जो है वो एक्वेटिक एनिमल का क्यों ज़्यादा होता है टेरेस्ट्रियल एनिमल से। तो ये आंसर आप लिख दीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए। तो ध्यान रखिएगा, जो एक्वेटिक एनिमल है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, उन सबका ब्रीथिंग रेट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल एनिमल। क्यों, क्योंकि वो सब डिजॉल्व फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन को यूज करते हैं और उसका क्वांटिटी, उसका मात्रा, उसका कंसंट्रेशन कम होता है एज कम्पेयर टू गैसियस फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन इन एटमोस्फेयर। अब आता है फिश। फिश क्या करता है, गिल्स के थ्रू गैसियस एक्सचेंज करता है, मतलब अपने गिल्स के थ्रू
CO2 को बाहर छोड़ेगा और ऑक्सीजन को अंदर लेगा। तो कैसे, ये देखते हैं हम लोग। ब्रेकियल रिस्पिरेशन, वो रिस्पिरेशन जो गिल्स के थ्रू हो उसको बोला जाता है ब्रेकियल रिस्पिरेशन। हम लोग का रिस्पिरेशन कैसा है, पल्मोनरी रिस्पिरेशन। वो रिस्पिरेशन जो लंग्स के थ्रू हो उसको बोला जाएगा पल्मोनरी रिस्पिरेशन। तो ये गिल्स के थ्रू हो जा रहा है ब्रीथ में, तो इसीलिए इसको बोला गया ब्रेकियल रिस्पिरेशन। ब्रेकियल रिस्पिरेशन अकर थ्रू गिल्स, लिखा ही है, विच विच सर्व एज रिस्पिरेटरी ऑर्गन। जो गिल्स है वो रिस्पिरेटरी ऑर्गन है। फिश टेक इन वाटर थ्रू देयर माउथ। Fish take in water through their mouth and force it open gills where dissolved O2 diffuse into the bloodstream। देखिए क्या होता है, जो मछली है वो मुंह खोलती है और मुंह में पानी भरता है। मुंह में जब पानी भरता है तो जो उसके गिल्स पे क्या पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से उसका गिल्स ओपन हो जाता है और ओपन हो जाता है। अब गिल्स में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, गिल्स में ब्लड सप्लाई बहुत होता है। ब्लड सप्लाई बहुत होता है, बॉडी से ब्लड क्या करता है, CO2 जो वेस्ट है उसको बाहर भेजना है। वेस्ट CO2 को कलेक्ट करके ब्लड गिल्स में लेके आता है। वेस्ट CO2 को कलेक्ट करके ब्लड वेस्ट CO2 को कलेक्ट करके ब्लड गिल्स के पास लेके आता है। अब गिल्स में क्या है, पानी आता है, गिल्स के पास पानी आता है, उस पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन है, तो वहां पे गिल्स में गैसियस एक्सचेंज हो जाता है। ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड है बॉडी से आया है, वो कार्बन डाइऑक्साइड चला जाता है गिल्स से बाहर, और गिल्स में जो पानी आया है जिसमें ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन आ जाता है ब्लड। ध्यान दीजिए, एक बार पढ़िए क्या लिखा है। ब्रेकियल रेस्पिरेशन अकर थ्रू गिल्स विच सर्व एज रिस्पिरेटरी ऑर्गन। फिश, ध्यान दीजिए यहाँ से, फिश टेक इन वाटर थ्रू देयर माउथ, माउथ के थ्रू फिश पानी ली एंड फोर्स इट गिल्स वर्क डिजॉल्व O2 डिफ्यूज। देखिए जो पानी में डिजॉल्व O2 है, डिफ्यूज इनटू ब्लड स्ट्रीम, वो O2 ब्लड स्ट्रीम में डिफ्यूज हो गया। सिमिलरली CO2 डिफ्यूज आउट फ्रॉम गिल्स, CO2 जो है वो गिल से बाहर डिफ्यूज हो गया इनटू वाटर, पानी में, ड्यू टू डिफरेंस इन कंसंट्रेशन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। यहाँ पे कंसंट्रेशन का क्या है, डिफरेंस है, और मैंने आपको बताया ही क्या है कि डिफ्यूजन कैसे होता है, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, सॉरी अगेंस्ट द कंसंट्रेशन, नहीं सॉरी, अलोंग द डिफ्यूजन जो होता है अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ही होता है। तो मतलब क्या होता है कि देखिए ब्लड में CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, क्योंकि बॉडी से CO2 कलेक्ट करके ब्लड लेके आया गिल्स के पास, तो ब्लड में CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। और क्या होता है, पानी में O2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो CO2 क्या करेगा, हाइयर कंसंट्रेशन में चला जाता है बाहर, लोअर कंसंट्रेशन में, और ऑक्सीजन जो कि पानी में ज़्यादा है वो, और बॉडी में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम है, तो पानी से ऑक्सीजन आ जाएगा ब्लड स्ट्रीम में, यही होता है। तो ये सब आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम। अब हम लोग देखते हैं ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम। सिस्टम टर्म यहाँ भी आ गया, इसका मतलब कि इसमें बहुत से ऑर्गन इन्वॉल्व हैं, जैसे कि हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था। तो यहाँ पे लिखा है द मेन ऑर्गन ऑफ ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम। कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व है, नोस्ट्रिल, नेजल पैसेज, फ्रेनेक्स, लर्नेक्स, ट्रैकिया एंड लंग्स, इतने ऑर्गन इन्वॉल्व हैं। तो चलिए नोस्ट्रिल से शुरू करते हैं। नोस्ट्रिल, देयर इज अ पेयर ऑफ स्मॉल ओवर अपर्चर प्रेजेंट एट द लोअर एंड ऑफ द नोज। नोज के लोअर एंड पे दो स्मॉल ओवर अपर्चर प्रेजेंट है, जिसको बोला जाता है नोस्ट्रिल। अरे ये जो नोज का ओपनिंग है इसी को बोलते हैं नोस्ट्रिल। इसका क्या काम है, एयर इज इनहेल थ्रू नोस्ट्रिल, एयर इसी के थ्रू इनहेल होता है। अगला आता है नेजल पैसेज। ये जो नोस्ट्रिल है आगे नाक में, ये जो है इसको बोला जाता है नेजल पैसेज। नोस्ट्रिल आगे नेजल पैसेज में कंटिन्यू हो जाता है। तो क्या है, नेजल पैसेज या नेजल चेम्बर, बात एक ही है। अ पेयर ऑफ नेजल चैम्बर, दो होता है, एक इधर एक इधर, आर इनक्लोज इन द नेजल कैविटी एंड आर प्रेजेंट अबव द पैलेट। ये दिख रहा है ना, इसको पैलेट बोलते हैं। पैलेट के ऊपर प्रेजेंट है क्या, नेजल चैम्बर बाय नेजल सेप्टम, और ये सेपरेटेड होता है। नेजल चैम्बर जो है ये सेपरेटेड होता है किससे, नेजल सेप्टम से। ये जो नाक का ये दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं नेजल सेप्टम। नेजल सेप्टम से ये क्या है, नेजल पैसेज या नेजल चैम्बर्स क्या है, सेपरेटेड है, एक इधर एक इधर।
अब इसमें बहुत सारे हेयर्स होते हैं, नेजल पैसेज में बहुत सारे हेयर्स और म्यूकस सिक्रीटिंग सेल होते हैं। ये क्या काम करते हैं, एयर को फिल्टर करने का काम करते हैं। जब हम लोग एयर इनहेल करते हैं तो उसके साथ बहुत से डस्ट पार्टिकल भी चले जाते हैं, तो हेयर और म्यूकस उस डस्ट पार्टिकल को क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है। तो वही लिखा है, फाइन हेयर एंड म्यूकस सिक्रीटिंग सेल आर प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ नेजल चैम्बर विच हेल्प इन फिल्टरिंग द एयर। अब आता है फ्रेनेक्स। फ्रेनेक्स हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम में ही पढ़ा था। मैंने बताया था फ्रेनेक्स गले का वो हिस्सा है जहाँ पे फूड और एयर का पैसेज कॉमन है। तो वही लिखा है, इट इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। देखिए फ्रेनेक्स के बाद जो फूड है, फूड फ्रेनेक्स तक तो आता है और एयर भी आता है। फ्रेनेक्स के बाद फूड चला जाता है फूड पाइप में या इसोफेगस में, और एयर चला जाता है विंड पाइप में या ट्रैकिया में। तो वही लिखा है कि कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, द फ्रेनेक्स लीड्स इनटू ट्रैकिया। यहाँ पे हम लोग इंस्पायरेशन पढ़ रहे हैं तो देखेंगे एयर कहाँ जाएगा, तो एयर फ्रेनेक्स के बाद कहाँ जाएगा, ट्रैकिया में, थ्रू अ स्लिट लाइक अपर्चर कॉल्ड ग्लॉटिस। ग्लॉटिस होता है, ग्लॉटिस के थ्रू छोटा सा स्ट्रक्चर होता है फ्रेनेक्स के बाद, उसी ग्लॉटिस के थ्रू क्या चला जाता है, ग्लॉटिस के थ्रू एयर ट्रैकिया में चला जाता है। ट्रैकिया मतलब विंड पाइप। और ग्लॉटिस का जो ओपनिंग है उसको बोला जाता है क्या, इपीग्लॉटिस। ग्लॉटिस का ओपनिंग मतलब ग्लॉटिस का कवरिंग, ग्लॉटिस का कवरिंग को बोलते हैं इपीग्लॉटिस। इपीग्लॉटिस प्रिवेंट करता है कि फूड फूड पाइप में जाए, विंड पाइप में ना जाए। समझे? देखिए ग्लॉटिस के बाद ट्रैकिया चालू हो जाता है। ग्लॉटिस का जो कवरिंग है, एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं इपीग्लॉटिस। और इपीग्लॉटिस का काम ये है कि प्रिवेंट करता है कि फूड पाइप में जाए, विंड पाइप में ना जाए। चलिए वही लिखा है, स्लिट लाइक aperture called glottis. Glottis gets covered by a small cartilaginous flap called epiglottis. Epiglottis उसका काम नहीं लिखा है, लेकिन epiglottis का काम यही होता है कि प्रिवेंट करता है कि फूड पाइप में जाए, विंड पाइप में आए। अब इसके बाद आता है लर्नेक्स। लर्नेक्स क्या है, इट इज द साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन। मैं बोल रहा हूँ जिससे ये लर्नेक्स से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। एंड कंटेन वोकल कॉर्ड, इसमें वोकल कॉर्ड होता है जिसमें वाइब्रेशन होता है और इसी वाइब्रेशन के थ्रू साउंड प्रोड्यूस होता है। These cords are made of इलास्टिक फाइबर। लर्निक्स इज ऑल्सो नोन एज द वॉइस बॉक्स, इसको हम लोग वॉइस बॉक्स बोलते हैं। तो चलिए इतना नोट कर लीजिए। अब हम लोग मेन जो काम का चीज है, ट्रैकिया और लंग्स, उसके बारे में देखते हैं। लर्निक्स के बाद आता है ट्रैकिया। द लर्निक्स लीड्स इनटू द लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड ट्रैकिया और विंड पाइप। जैसे कि वहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम में ईसोफेगस था जिसको हम लोग बोला जा रहा था फूड पाइप, यहाँ पे है विंड पाइप जिसको बोला जाएगा ट्रैकिया। फूड पाइप क्या कर रहा था, माउथ से फूड को स्टमक तक पहुंचा रहा था। ठीक वही काम है विंड पाइप का। विंड पाइप क्या करेगा, एयर को नाक से कहाँ तक पहुंचाएगा, लंग्स तक पहुंचाएगा। तो देखिए ये जो दिख रहा है ना, इसी को बोलते हैं ट्रैकिया। यही है ट्रैकिया। अब ट्रैकिया पे ध्यान से सुनिए, ट्रैकिया पे कार्टिलेज का रिंग होता है, कार्टिलेज का रिंग होता है, रिंग रिंग। और वो रिंग पूरा कंप्लीट नहीं होता है, सी शेप रिंग होता है। सी समझ रहे हैं ना, ऐसा ऐसा मतलब ये ट्रैकिया है, समझ लीजिए ये ट्रैकिया है। इसके ऊपर ऐसे रिंग रहेगा कार्टिलेज, और ये रिंग जो है ये पीछे से ऐसे सटा नहीं रहेगा, ऐसे सी टाइप का स्ट्रक्चर बनाएगा। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे लिखा है द लर्निक्स लीड्स टू लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड ट्रैकिया और विंड पाइप। ट्रैकिया इज अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग इन ह्यूमन, सपोर्टेड बाय सी शेप इनकम्प्लीट, ध्यान लीजिए, सी शेप इनकम्प्लीट रिंग ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज। कार्टिलेज का सी शेप रिंग होता है, वो रिंग कंप्लीट नहीं होता है, ये नहीं पूरा से सट जाता है, इनकम्प्लीट ऐसे होता है। तो अब ये रिंग क्यों प्रेजेंट होता है, जैसे स्ट्रॉ देखें, स्ट्रॉ कोल्ड ड्रिंक पीने वाला, स्ट्रॉ से जब हम लोग कुछ सक करते हैं, ऐसा सक करते हैं, स्ट्रॉ चिपक जाता है। तो अब ये जब सांस छोड़ते समय, जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो समझ लीजिए वो विंड पाइप स्ट्रॉ का ही काम कर रहा है, तो हम लोग ऊपर से एयर को सक कर रहे हैं तो विंड पाइप चिपक ना जाए, इसीलिए वो हाइलीन कार्टिलेज का रिंग प्रेजेंट होता है। ये लिखने के लिए भी आ जाता है बोर्ड में, ये इंपॉर्टेंट है। ट्रैकिया कहाँ गया,
इन ह्यूमन सपोर्टेड बाय सी शेप इनकम्प्लीट रिंग ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज। देखिए यहाँ से देखिए, दीज कार्टिलेजिनियस रिंग इंश्योर दैट द एयर पासेज डज नॉट कोलैप्स ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन में सांस लेना, सांस लेने समय और सांस छोड़ते समय, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के समय वो जो है एयर पासेज चिपके ना, इसीलिए कार्टिलेज का सी शेप पर रिंग होता है। अब कार्टिलेज देखिए, ये था विंड पाइप। अब विंड पाइप के बाद ये देखिए, ये जो है इसको बोला जाएगा ब्रोंकाई। तो अब हम लोग देखते हैं ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स। द ट्रैकिया बाइफरकेट्स। बाइफरकेट्स मतलब कि ये जो ट्रैकिया अब ये बाइफरकेट हो गया, मतलब कि डिवाइड हो गया इट्स लोअर एंड, अपने लोअर एंड से, इनटू अ पेयर ऑफ प्राइमरी ब्रोंकाई। इसको बोला जाएगा प्राइमरी ब्रोंकाई। ये प्राइमरी ब्रोंकाई जो है ये लंग्स में एंटर कर जाएगा, और लंग्स में एंटर करने के बाद प्राइमरी ब्रोंकाई भी खूब डिवाइड करेगा। देखिए ये प्राइमरी ब्रोंकाई एंटर कर गया और ये खूब डिवाइड किया। जैसे जैसे डिवीजन हो जाएगा उसको बोलते जाएंगे प्राइमरी ब्रोंकाई तो ये है, उसके बाद से सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, क्वार्टररी ब्रोंकाई, ऐसे ऐसे डिवीजन होता रहता है। देखिए डिवीजन होता 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 और लास्ट में एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम लोग बोला जाता है ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स मीन्स टर्मिनल ब्रोंकाई। देखिए प्राइमरी ब्रोंकाई ये यहाँ पे ट्रैकिया ऐसे डिवाइड हुआ है, इसको बोला जाएगा प्राइमरी ब्रोंकाई। और टर्मिनल ब्रोंकियोल वो जहाँ पे अब डिवीजन होना बंद हो जाए ब्रोंकाई का। देखिए क्या लिखा है, द ट्रैकिया बाइफरकेट इनटू द लोअर एंड इनटू अ पेयर ऑफ प्राइमरी ब्रोंकाई व्हिच एंटर द लेफ्ट एंड राइट लंग्स। As primary bronchi enter into lungs, these divide into secondary and tertiary bronchi. The wall of bronchi also gets supported by cartilaginous ring. ये जो वॉल होता है ब्रोंकाई का, इसके ऊपर भी कार्टिलेजस का रिंग होता है। तो ध्यान दीजिएगा, प्राइमरी ब्रोंकाई क्या है, ये जो वेंट पाइप यहाँ पे डिवाइड हुआ इसको बोला जाएगा प्राइमरी ब्रोंकाई। अब ये प्राइमरी ब्रोंकाई लंग्स में एंटर करने के बाद फिर डिवाइड होगा, पहले डिवाइड होगा तो सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, फिर डिवाइड होगा क्वार्टररी ब्रोंकाई, ऐसे बहुत डिवीजन होता रहता है, डिवीजन होता रहता है। और जो लास्ट में पहुंच जाता है जिसको बोला जाएगा टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। टर्मिनल ब्रोंकियोल्स समझ में आया, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। तो ये सब, ये स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये लंग्स है, ये डायफ्राम है, ये भी लंग्स है। और ये लंग्स का जो कवरिंग है, लंग्स के ऊपर एक मेम्ब्रेन होता है जिसको बोला जाता है प्लूरल मेम्ब्रेन। ये ट्रैकिया है, लर्नेक्स है, ये एपिग्लोटिस है। तो ये सब नोट कर लीजिए। अब हम लोग डिटेल में देखते हैं लंग्स के बारे में। अब हम लोग देखते हैं रिस्पिरेटरी सिस्टम का लास्ट ऑर्गन जो कि है लंग्स। लंग्स इज अ सॉफ्ट स्पॉन्जी एंड इलास्टिक ऑर्गन विच आर पिंकिश इन कलर। पिंक कलर का होता है। अ पेयर ऑफ लंग्स लाई इन द थोरेसिक कैविटी। एक पेयर ऑफ लंग्स किसमें प्रेजेंट होता है, थोरेसिक कैविटी में। तो ये थोरेसिक कैविटी क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि यहाँ पे बीच में डायफ्राम होता है, रिब्स के नीचे डायफ्राम होता है जो बॉडी को दो कैविटी में डिवाइड कर देता है। डायफ्राम के नीचे का हिस्सा जो है उसको बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी, और डायफ्राम के ऊपर का जो हिस्सा है उसको बोलते हैं थोरेसिक कैविटी। तो लंग्स कहाँ प्रेजेंट होता है, डायफ्राम के ऊपर, मतलब कि थोरेसिक कैविटी में, आइदर साइड ऑफ हार्ट, हार्ट के बगल में। द ब्रोंकियोल्स फर्दर सब डिवाइड। जो ब्रोंकियोल्स है वो जो ट्रैकिया था वो डिवाइड हुआ था किसमें, प्राइमरी ब्रोंकाई में, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी, टर्सरी, ऐसे करते करते डिवीजन, लास्ट डिवीजन तक पहुंचा था, जिसको बोले थे हम लोग ब्रोंकियोल्स। अब ब्रोंकियोल्स एक बार और डिवाइड करेगा और एक बलून लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा जिसको बोला जाएगा एल्वोलाई। यहाँ पे देखिए ये ट्रैकिया है, ये डिवाइड हुआ, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, ऐसे डिवाइड होते 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 ब्रोंकियोल्स इसको बोलेंगे। अब ब्रोंकियोल्स एक बार और डिवाइड करके ऐसा बलून लाइक स्ट्रक्चर बना दिया, ऐसा बलून लाइक स्ट्रक्चर बना दिया गया। इस बलून लाइक स्ट्रक्चर को बोला जाएगा एल्वोलाई। वही यहाँ पे लिखा है, देखिए द ब्रोंकियोल्स फर्दर सब डिवाइड एंड ग्रेजुअली लीड टू अ नंबर ऑफ respiratory bronchioles which further give rise to balloon like structure called alveoli. Balloon like structure called alveoli. The alveoli have the thin wall consisting of squamous epithelium. The alveoli of lungs provide a large surface area for gaseous exchange. यही वो जगह है लंग्स में, एल्वोलाई है जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है। और एल्वोलाई की जो वॉल होती है, मैं इस एक बलून लाइक स्ट्रक्चर को यहाँ पे जूम करके बना रहा हूँ, तो ये कुछ ऐसा दिखता है। ये आप देख लीजिए, इसको मैं मिटा देता हूँ।
ये एक बलून लाइक स्ट्रक्चर एल्वोलाई है। ये क्या है, इसका जो वॉल होता है ये किससे बना हुआ रहता है, इस इपिथेलियल टिश्यू से, स्क्वैमस इपिथेलियल टिश्यू से। टिश्यू चैप्टर क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जहाँ पे भी डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन बाउंड्री का जो टिश्यू होता है वो कौन सा टिश्यू होता है, स्क्वैमस इपिथेलियल टिश्यू। तो यहाँ पे भी डिफ्यूजन ही होगा, गैसियस एक्सचेंज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से डिफ्यूजन के थ्रू चला जाएगा लंग्स में, और लंग्स का ऑक्सीजन डिफ्यूजन के थ्रू चलाएगा ब्लड में। तो यहाँ पे भी डिफ्यूजन ही हो रहा है। तो इसीलिए इसको एल्वोलाई का जो वॉल है ये बना रहता है किससे, स्क्वायमस टिश्यू से, एपिथेलियल स्क्वायमस टिश्यू से। तो वही यहाँ पे लिखा है द एल्वोलाई हैव वेरी थिन वॉल। इसका वॉल थिन होता है, क्यों, क्योंकि इसके वॉल के थ्रू डिफ्यूजन करना है, इसीलिए थिन वॉल होता है। कंसिस्टिंग ऑफ स्क्वायमस इपिथेलियम, स्क्वायमस इपिथेलियम। द एल्वोलाई ऑफ लंग्स प्रोवाइड लार्ज सरफेस फॉर गैसियस एक्सचेंज। इतने एल्वोलाई होते हैं, छोटे 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 छोटे, और इतना ज्यादा ये एरिया बढ़ा देते हैं गैसियस एक्सचेंज के लिए। यही एल्वोलाई हैं जो मतलब एरिया, सरफेस एरिया गैसियस एक्सचेंज के लिए इंक्रीज कर देते हैं। तो ये देखिए एल्वोलाई है। अब कैसे होता है गैसियस एक्सचेंज मैं बताता हूँ। ये एल्वोलाई है, हम लोग सांस लिए तो एल्वोलाई के अंदर क्या गया, लंग्स के अंदर ऑक्सीजन गया, तो इस एल्वोलाई के अंदर भी ऑक्सीजन आ गया। अब एल्वोलाई के किनारे किनारे होते हैं ब्लड वेसल्स। ये ब्लड वेसल है, ब्लड की पाइप, समझ लीजिए ब्लड वेसल ब्लड की पाइप है, ब्लड की पाइप है। एल्वोलाई के नीचे नीचे होते हैं ब्लड की पाइप, ये एल्वोलाई है। इस ब्लड वेसल में ब्लड क्या किया है, कार्बन डाइऑक्साइड को, जो कि रिस्पायरेशन का वेस्ट है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को पूरे बॉडी से कलेक्ट करके अपने अंदर लेके आया है एल्वोलाई के पास। तो ये जो ब्लड वेसल है इसमें ब्लड आ रहा है, और इस ब्लड में CO2 बहुत ज़्यादा है, CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो अब डिफ्यूजन का डिफिनीशन ही है, कोई भी चीज़ जो है डिफ्यूजन होता है तो हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाता है। तो यहाँ पे जब ऑक्सीजन अंदर गया है तो यहाँ पे एल्वोलाई के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और यहाँ ब्लड जो गया है इस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा और इधर कम, तो कार्बन डाइऑक्साइड इधर से इधर डिफ्यूज हो जाएगा, ब्लड में से चला जाएगा लंग्स में, और O2 की कंसंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा ब्लड में कम, तो ये O2 आ जाएगा ब्लड में। हो गया गैसियस एक्सचेंज। समझ में आएगी नहीं, एक बार और देखिए। ये एल्वोलाई है, एल्वोलाई के नीचे नीचे ब्लड की वेसल्स गई रहती हैं, ब्लड कैपिलरीज गई रहती हैं। इस ब्लड कैपिलरीज में बॉडी से, पूरे बॉडी से ब्लड, डीऑक्सीडेटेड ब्लड, मतलब कि जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को कलेक्ट करके लेके आता है एल्वोलाई के पास। अब उस ब्लड में CO2 की मात्रा, CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और एल्वोलाई में कम है, तो कोई भी चीज़ अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन तक जाता है। तो इसमें CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा ब्लड में, एल्वोलाई में कम, तो CO2 हाई से लो चला गया। सांस लिए अंदर ऑक्सीजन गया एल्वोलाई के पर, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा, तो ऑक्सीजन यहाँ से ब्लड में चला गया, गैसियस एक्सचेंज हो गया, फ्यूजन हो गया। अब हम लोग ये जो CO2 इस एल्वोलाई में गया है, सांस बाहर छोड़ते हैं ना, वह उसी सांस बाहर छोड़ने से एक्सपीरेशन के थ्रू इस CO2 को बाहर छोड़ देंगे, और ये जो O2 यहाँ पे गया है, O2 ऑक्सीजन पूरे बॉडी में फिर से सर्कुलेट हो जाएगा, और फिर उस ऑक्सीजन को रिस्पायरेशन में यूज कर लिया जाएगा। तो यही होता है। तो समझ गए गैसियस एक्सचेंज कैसा होता है। अब हम लोग इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक देखते हैं, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। ये सब आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। मतलब कि ब्रीथिंग का मतलब होता है इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, मतलब सांस लेना और सांस छोड़ना। तो कैसे ये सांस हम ले पाते हैं और कैसे छोड़ पाते हैं वो देखेंगे। तो लिखा है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, ब्रीथिंग इन्वॉल्व इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इसको मैं थोड़ा सा मिटाता हूँ, जगह बनाता हूँ। देखिए क्या होता है ब्रीथिंग में, चार चीजों का रोल होता है, रिब्स का, इंटरकोस्टल मसल का, डायफ्राम का। तीन चीजों का रोल होता है, सॉरी, रिब्स का, डायफ्राम का और इंटरकोस्टल मसल का। इंटरकोस्टल मसल क्या है, डायफ्राम तो आप लोग जानते ही हैं, लंग्स के नीचे ऐसा डोम से स्ट्रक्चर होता है डायफ्राम। ठीक है, डायफ्राम के नीचे होता है एब्डोमिनल कैविटी और डायफ्राम के ऊपर थोरैसिक कैविटी।
तो ठीक है। अब इंटरकोस्टल मसल क्या है? रिब्स तो जानते ही हैं। रिब्स मतलब ये कि पसली, पसली के अंदर होता है क्या? लंग्स। पसली के अंदर होता है लंग्स। तो रिब्स के ये कि रिब्स है, रिब्स, रिब्स के बाहर एक मसल होती है जिसको कहा जाता है इंटरकोस्टल मसल, और रिब्स के अंदर भी वो मसल होती है जिसको कहा जाता है इंटरकोस्टल मसल। तो जब हम लोग सांस लेते हैं, जैसे आपको तो मैंने बताया भी था कि कोई भी चीज हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव होता है। अगर ऑक्सीजन हमारे अंदर जाना है लंग्स में, एटमॉस्फेयर से लंग्स में जाना है, इसका मतलब कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और हमारे लंग्स में कम है, तभी वो हाई से लो जा पाएगा। और इसका मतलब कि CO2 को लंग से बाहर जाना है एटमॉस्फेयर में, तो CO2 की कंसंट्रेशन हमारे लंग्स में ज़्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू एटमॉस्फेयर, तभी CO2 बाहर जा पाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे होता है इनहेलेशन। ड्यूरिंग इनहेलेशन द इंटरकोस्टल मसल पुल्स द रिब्स। समझिए, रिब्स है, अब इंटरकोस्टल मसल इसको पुल करेगा, मतलब आगे की तरफ खींचेगा, ठीक है। और नीचे से जो डायफ्राम है, लंग्स के नीचे से डायफ्राम है, ये फ्लैट हो जाएगा, मतलब नीचे आ जाएगा। तो ओवरऑल समझिए ये पूरा थोरेसिक कैविटी है, ये पूरा थोरेसिक कैविटी है। इंटरकोस्टल मसल रिब्स को बाहर की तरफ खींचेगा, इधर की तरफ, और नीचे से डायफ्राम भी फ्लैट हो जाएगा। तो ये पूरा थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया। वहीं यहाँ पे लिखा है ड्यूरिंग इनहेलेशन द इंटरकोस्टल मसल पुल्स द रिब्स, रिब्स को बाहर की तरफ खींच रहा है आउटवर्डली, एंड एट द सेम टाइम डायफ्राम बिकम्स फ्लैट। डायफ्राम ऐसा होता है लेकिन इनहेलेशन के टाइम फ्लैट हो जा रहा है, मतलब नीचे की तरफ हो जा रहा है। तो रिब्स का ओवरऑल क्या हुआ, सॉरी, इस थोरेसिक कैविटी का ओवरऑल क्या हुआ, वॉल्यूम बढ़ गया। और एक बॉयल्स का नियम है, बॉयल्स लॉ आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, फिजिक्स में भी है, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इसका मतलब क्या है, अगर किसी भी चीज का वॉल्यूम हम लोग बढ़ाएंगे, वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, या प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे आप क्या कीजिए, कोई एक बीकर लीजिए, इसमें पिस्टन लगा दीजिए और इसको प्रेस करना चालू करिए, दबाते जाइए, बस जितना नीचे आता जाएगा इसका वॉल्यूम कम होता जाएगा और प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो इसका मतलब क्या, अगर हम लोग किसी भी चीज के लिए प्रेशर बढ़ाएंगे किसी भी चीज का, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। अरे जैसे मान लीजिए कोल्ड ड्रिंक की बोतल लीजिए, ढक्कन बंद कर दीजिए, हल्का सा मतलब एयर पास करने का, हल्का सा उसको खोले रखिए और उसको प्रेस करिए, दबाइए उसको, तो जितना ज्यादा वो पिचकेगा, जितना ज्यादा उसका वॉल्यूम कम होगा, उतना ज्यादा उसके अंदर प्रेशर बढ़ेगा। तो ये सिंपल सा लॉ है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ रहा है, रिब्स बाहर चला गया, डायफ्राम नीचे आ गया, तो ओवरऑल थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ गया। मींस वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर डिक्रीज कर गया। देखिए पढ़िए यहाँ पे क्या लिखा है, ड्यू टू दीज मूवमेंट द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक कैविटी इंक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, एंड क्रिएट लो प्रेशर एरिया, लो प्रेशर एरिया, प्रेशर कम हो गया इनसाइड द कैविटी, कैविटी के अंदर लो प्रेशर एरिया कन्वर्ट हो गया। सो एयर फ्रॉम आउटर एटमोस्फेयर रसेस इनटू द थोरेसिक कैविटी लंग्स। अब एयर जो है बाहर, उसका प्रेशर ज्यादा है एयर का, और हमारे लंग्स में प्रेशर एयर का क्या होगा, प्रेशर, लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो गया। बाहर प्रेशर ज्यादा है, हाई प्रेशर एरिया है, हमारे थोरेसिक कैविटी में लो प्रेशर एरिया हो गया, तो एयर का मूवमेंट हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ हो जाएगा। ये होता है इनहेलेशन। इनहेलेशन में क्या हो रहा है, इंटरकोस्टल मसल रिब्स को बाहर की तरफ खींच रहा है और डायफ्राम नीचे की तरफ फ्लैट हो रहा है, जिससे ओवरऑल थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जा रहा है, प्रेशर कम हो जा रहा है। जिससे प्रेशर कम हो जा रहा है तो बाहर प्रेशर ज्यादा है, तो एयर का प्रेशर बाहर ज्यादा है, तो उस हाई प्रेशर, एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव कर जाएगा। अब हम लोग देखते हैं एक्जिलेशन। एक्जिलेशन मतलब सांस छोड़ना। अब एक्जिलेशन में क्या होता है, ड्यूरिंग एक्जिलेशन द इंटरकोस्टल, देखिए एक्जिलेशन, एक्जिलेशन हो रहा है तो इसका मतलब CO2 को बाहर भेजना है तो अंदर हाई प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा, अंदर से बाहर भेजना है तो अंदर ज्यादा प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा एज कंपेयर टू एटमोस्फेयर, तभी ना CO2 अंदर से बाहर जाएगा। तो अंदर हाई प्रेशर हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे, वॉल्यूम को घटा के, जितना वॉल्यूम घटेगा उतना ज्यादा प्रेशर कम होगा। जितना ज्यादा, यहाँ पे देखे ना, इसको प्रेस करते जाइए, पिस्टन को प्रेस करते जाइए, जितना नीचे आएगा, जितना वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो हम लोग प्रेशर को यहाँ पे क्या करेंगे, बढ़ाएंगे और वॉल्यूम को कम करेंगे। तो सेम काम, जैसे इंटरकोस्टल मसल यहाँ पे बाहर खींच रहा था वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए, अब क्या होगा, इंटरकोस्टल रिब्स को अंदर दबाएगा और डायफ्राम फिर से डोम शेप हो जाएगा, जिससे कि वॉल्यूम कम हो जाएगा। पढ़िए क्या लिखा है, ड्यूरिंग एक्जिलेशन द इंटरकोस्टल मसल पुल्स द रिब्स, पुल्स द रिब्स, ठीक है, इनवर्डली,
क्या है, इनवर्डली, यहाँ पे क्या था, आउटवर्डली, तो इनवर्डली पुल करेगा इंटरकोस्टल मसल, ये इंटरकोस्टल मसल है, ये रिब्स को अंदर ढकेलेगा, समझ में आया। एंड एट द सेम टाइम डायफ्राम अगेन बिकम डोम शेप, और डायफ्राम जो नीचे की तरफ फ्लैट हुआ था ऐसे फिर से ऊपर की तरफ डोम शेप हो जाएगा। ड्यू टू दीज मूवमेंट द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक कैविटी डिक्रीज, इसके कारण थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। एज अ रिजल्ट हाई प्रेशर एरिया इज क्रिएटेड, प्रेशर हाई प्रेशर एरिया क्रिएटेड हो गया इनसाइड द कैविटी, सो एयर फ्रॉम द थोरेसिक कैविटी lungs move outside the body through the respiratory tract। तो समझ गए मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कैसे हो रहा है। एक बार और मैं बताता हूँ, देखिए इनहेलेशन में क्या होगा, इंटरकोस्टल मसल रिब्स को बाहर की तरफ खींचेगा और डायफ्राम फ्लैट हो जाएगा, जिसकी वजह से ओवरऑल थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाएगा और प्रेशर कम हो जाएगा। प्रेशर कम हो गया, बाहर हाइयर प्रेशर है तो एयर या ऑक्सीजन हाइयर प्रेशर से लोअर प्रेशर की मूव हो जाएगा। और एक्सहेलेशन के समय अंदर से बाहर भेजना है CO2 को, तो अंदर ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा। ज़्यादा प्रेशर कैसे क्रिएट होगा, जब वॉल्यूम को घटाएंगे तब अंदर ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होगा। तो वॉल्यूम कैसे घटाएगा, इंटरकोस्टल मसल रिब्स को अंदर की तरफ ढकेलेगा और डायफ्राम फिर से डोम शेप हो जाएगा, जिससे कि ओवरऑल वॉल्यूम उसका क्या हो गया, डिक्रीज हो गया और प्रेशर इंक्रीज हो गया। हाई प्रेशर एरिया अंदर क्रिएट हो गया और बाहर लो प्रेशर है, तो CO2 का मूवमेंट हाई प्रेशर से लो प्रेशर हो जाएगा। तो ये सब नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं हीमोग्लोबिन के बारे में। आइए एनसीईआरटी के कुछ पॉइंट्स हैं, इनको हम लोग क्लियर करते हैं। ड्यूरिंग द ब्रीथिंग साइकिल द लंग्स ऑलवेज कंटेन अ रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर सो दैट देयर इज सफिशिएंट टाइम फॉर ऑक्सीजन टू बी एब्जॉर्ब फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिलीज। देखिए क्या होता है, हम लोग सांस लेते हैं या सांस छोड़ते हैं, कितना भी जबरदस्ती सांस छोड़ दे, कितना भी जबरदस्ती सांस छोड़ दे या कितना भी जबरदस्ती सांस ले लें, मतलब कि कुछ अमाउंट, कितना भी हम लोग जबरदस्ती सांस छोड़ दें, कुछ अमाउंट ऑफ CO2 लंग्स में ऑलवेज प्रेजेंट होगा। उसको कहा जाता है रिसीडुअल वॉल्यूम। उसको क्या कहा जाता है, रिसीडुअल वॉल्यूम। और कितना भी सांस अंदर ले लें, मतलब पूरा ऑक्सीजन क्या है, लंग्स से ब्लड में नहीं चला जाएगा, कुछ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ब्लड में, अरे सॉरी, लंग्स में हमेशा रहेगा, मतलब हमेशा प्रेजेंट रहता है, तो इसी को कहा जाता है रिसीडुअल वॉल्यूम। देखिए क्या लिखा है, ड्यूरिंग द ब्रीथिंग साइकिल द लंग्स, देखिए यहाँ से देखिए, द लंग्स ऑलवेज कंटेन अ रिसीडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर। लंग्स जो है रिसीडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर ऑलवेज कंटेन करता है, कितना भी लोग फोर्सफुल इनहेलेशन या फोर्सफुल एक्सहेलेशन कर लें। सो दैट, ये क्यों होता है, रिसीडुअल वॉल्यूम क्यों होता है लंग्स में, सो दैट देयर इज अ सफिशिएंट टाइम फॉर ऑक्सीजन टू एब्जॉर्ब एंड द कार्बन डाइऑक्साइड टू रिलीज। मतलब ये इसलिए प्रेजेंट होता है रिसीडुअल वॉल्यूम कि सफिशिएंट टाइम मिले कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो, कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड से लंग्स में जाने के लिए एक सफिशिएंट टाइम मिले और ऑक्सीजन को लंग्स से ब्लड में आने का एक सफिशिएंट टाइम मिले, इसीलिए रिसीडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर लंग्स में हमेशा प्रेजेंट रहता है। अब देखिए हम लोग का जो बॉडी का साइज है वो बहुत बड़ा है, हम लोग में डिफ्यूजन क्या, प्लांट्स में हम लोग देख रहे थे कैसे गैसेस एक्सचेंज हो रहा था, डिफ्यूजन के थ्रू हो जा रहा था, लेकिन हम लोग का बॉडी का साइज तो बहुत बड़ा है, हम लोग का एक एक सेल तो डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में है नहीं कि डिफ्यूजन कर लेगा। अब मान लीजिए पैर के अंगूठे से पैर के अंगूठे का जो सेल है उसका जो रिस्पिरेटरी वेस्ट है CO2, उस CO2 को डिफ्यूजन के थ्रू लंग्स तक पहुंचा देगा, पैर का अंगूठा से नहीं पहुंचा पाएगा। तो यहाँ पे हम लोग के बॉडी में डिफ्यूजन प्रेशर अकेला काम नहीं कर सकता है गैसियस एक्सचेंज के लिए, यहाँ पे कुछ और चाहिए। तो देखिए क्या लिखा है, व्हेन द बॉडी साइज ऑफ द एनिमल इज लार्ज द डिफ्यूजन प्रेशर अलोन कैन नॉट टेक केयर ऑफ ऑक्सीजन डिलीवरी। तो डिफ्यूजन प्रेशर कैन नॉट टेक द ऑक्सीजन डिलीवरी टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। समझ रहे हैं ना, हमारे बॉडी में और सारे बॉडी के पार्ट्स में डिफ्यूजन जो है, डिफ्यूजन प्रेशर ऑक्सीजन डिलीवरी अकेला नहीं प्रोवाइड कर सकता है। इंसेट रिस्पिरेटरी ब्लड रिस्पिरेटरी इन ब्लड टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। तो क्या होता है इसके लिए, डिफ्यूजन प्रेशर जब अकेला काम नहीं कर सकता ऑक्सीजन डिलीवरी के लिए पूरे बॉडी में, तो इसका उपाय ये है कि हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है रिस्पिरेटरी पिगमेंट, जिसको कहा जाता है हीमोग्लोबिन, जिसको कहा जाता है हीमोग्लोबिन। जैसे ब्लड होता है, ब्लड क्या है, ब्लड एक टिश्यू है। अगला जो हम लोग का टॉपिक है रिस्पायरेशन के बाद ट्रांसपोर्टेशन, उसमें हम लोग डीपली स्टडी करेंगे ब्लड के बारे में। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बताता हूँ, ब्लड एक टिश्यू है, टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल। तो ब्लड में भी बहुत सारे सेल होते हैं, कौन कौन से सेल होते हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, तो ये RBC क्या होता है, ऐसा बाइकॉन्केव शेप का स्ट्रक्चर होता है और इसके अंदर कुछ नहीं होता है, ना न्यूक्लियस होता है, कुछ नहीं, कोई भी सेल ऑर्गेनेल होता ही नहीं है।
क्यों? क्योंकि इसके अंदर होता है हीमोग्लोबिन। इसी आरबीसी के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है? एक आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है। हीमोग्लोबिन क्या है? इसी हीमोग्लोबिन के कारण हम लोग का खून का रंग क्या होता है? लाल होता है। और हीमोग्लोबिन क्या है? आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है। ये हीमोग्लोबिन में आयरन होता है और ये हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन से और कार्बन डाइऑक्साइड से बहुत तेजी से रिएक्ट करता है। अब देखिए, ब्लड जैसे गया हमारे पैर के अंगूठे के सेल के पास, पैर के अंगूठे का सेल रिस्पायरेशन करके वेस्ट में रिलीज किया CO2, तो वो CO2 को ये हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन CO2 से रिएक्ट कर लेगा और बना देगा कार्ब ऑक्सी हीमोग्लोबिन। एक, ध्यान से सुनिए, एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2, CO2 एक मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन CO2 के साथ रिएक्ट कर लेगा। रिएक्ट करने के बाद उस CO2 को अपने ही अंदर बांध लेगा। समझे? देखिए, जैसे इस आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है। अब ये खून गया, आरबीसी गया पैर के अंगूठे के सेल के पास, पैर के अंगूठा का सेल रिस्पायरेशन करके वेस्ट में CO2 को रिलीज किया है। तो उस CO2 के साथ ये हीमोग्लोबिन रिएक्ट करेगा और कार्ब ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगा और उस CO2 को अपने अंदर बांध लेगा और फिर उस CO2 को क्या करेगा? लेके आ जाएगा लंग्स के पास। और लंग्स में क्या करेगा? गैसियस एक्सचेंज हो जाएगा। लंग्स में क्या करेगा? इस CO2 को छोड़ देगा और ऑक्सीजन जो आया है डिफ्यूजन के थ्रू लंग्स से ब्लड में, उस ऑक्सीजन को फिर अपने अंदर बांध लेगा और वहां पे लंग्स में बना देगा कार्ब ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बना लेगा? जब ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से रिएक्ट करे तो उसको बोला जाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और जब हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करे तो उसको बोला जाएगा कार्ब ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो देखिए क्या लिखा है, इन ह्यूमन बीइंग द रिस्पिरेटरी पिगमेंट इज हीमोग्लोबिन इन दैट हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 एंड CO2 इन वाइट ब्लड। यही हीमोग्लोबिन है ह्यूमंस में, जो क्या होता है ब्लड में ब्लड के थ्रू CO2 और O2 को ट्रांसपोर्ट करता है। तो कैसे करता है, समझ में आया ना? ब्लड के अंदर होता है आरबीसी, आरबीसी के अंदर होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करता है? टिश्यू साइट में जाके कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्ट करके अपने अंदर बांध लेता है और लेके चला जाता है लंग्स के पास। लंग्स में क्या होता है? उस कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है और ऑक्सीजन जो लंग्स से आता है उस ऑक्सीजन को फिर बांध लेता है और बांध के लेके आ जाता है टिश्यू के पास। अगला जो टॉपिक है हम लोग का ट्रांसपोर्टेशन, उसमें इस चीज के बारे में हम लोग थोड़ा डीपली देखेंगे कि कैसे ये बांधता है, कैसे छोड़ता है। तो थैंक यू सो मच। ये था पूरा रिस्पायरेशन, आज पूरा कंप्लीट हुआ। कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। अगर कुछ आपका डाउट्स है तो कमेंट में लिखें, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा।